अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और एग्जैक्ट पूरे 3 साल मुकम्मल होने पर मैं हूँ इमरान हसन। पिछले 3 साल से ही रात सुबह रोज आके अलापते हैं। आपका शुक्रिया, आप रोज सुनते हैं इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। भाई सबसे पहले तो हम हमारे सब देखने वालों का शुक्रिया। मुझे आज भी यकीन है कि हमारे कुछ देखने वाले जरूर होंगे जो पहले दिन से हमें देख रहे हैं और अब तक मुसलसल देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सबसे पहले उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर उसके बाद जो लोग नए हमारे साथ जुड़ते गए उनका शुक्रिया। और कुछ ऐसे जो देख देख के तंग आके चले गए होंगे, नहीं देखते होंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। थर्ड एनिवर्सरी, एग्जैक्टली, इट्स अ थर्ड एनिवर्सरी। आपने बहुत सारे लोगों की बात की, तो फीडबैक समटाइम्स आपको आपके सोशल मीडिया हैंडल्स में कभी कभी अच्छा नहीं मिलता है, बुरा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही मिलता है, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले दिन से एक्सप्रेसो को फॉलो कर रहे हैं और वो ऑन एंड ऑफ आपको फीडबैक देते रहते हैं। इनफैक्ट आई डोंट नो अबाउट यू, पर मेरे सोशल मीडिया पे ऐसे 2-3 लोग हैं जो मुझे बाय नेम याद भी हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन, फॉर द लव। ये 3 साल हमारे लिए भी एक बहुत रोलर कोस्टर किस्म की राइड थी, बट स्टिल अच्छा है, अच्छा टाइम गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगस्त में हमारा लॉन्च हुआ। अगस्त 10th वाज द डे जब यहाँ पे इस जगह जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे हम खड़े थे। डिफरेंट सेट ऑफ टाइम और यहाँ से हमने अपने शो का आगाज किया था। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी मेहनत के बारे में सोचते हैं, उन हार्डशिप्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि लोगों को बज़ाहिर लगता है ये सब लोगों का अलमिया, हमारा नहीं है कि ये जैसे हो रहा है ये बस ऐसे ही हो रहा है। नहीं, इसके पीछे पूरी एफर्ट होती है। वी बिलीव कि सिर्फ हमारी एफर्ट नहीं है, हमारी पूरी टीम की एफर्ट है। किसी ने बहुत अच्छा किया, कोई नहीं अच्छा कर पाया, हम भी समटाइम्स बहुत अच्छा करते हैं, समटाइम्स अच्छा नहीं कर पाते। सो दिस द पार्ट ऑफ दिस, बट अल्टीमेटली इंटेंशंस की। पर मैं कल सोच रहा था, शाम को कल मैं सोच रहा था लिटरली, तो आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड कि मैंने अपनी तरफ से, यकीनन अरमला ने भी और हर टीम मेंबर ने, हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की जो हम कर सकते थे। कभी दे पाए होंगे, कभी नहीं दे पाए होंगे। लोगों को ये लगता है कि इट्स वेरी इजी थिंग, या आपको बैठना है सुबह बोलना है। No bro, it's not easy to get up early in the morning, especially in winters and summers, दोनों में। काम स्टार्ट होता है यानी सुबह उठना, यही सबसे डिफिकल्ट, और उसके लिए आपको रेगुलर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक कि हम कोशिश नहीं करते होंगे कि रेगुलर हो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, कभी आपकी तबीयत नहीं ठीक होती, हालात ठीक नहीं होते, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। We also have families में ऊंच नीच भी होती है, गड़बड़ भी होती है, कभी मूड अच्छा होता है, कभी रात को किसी से लड़के सोए, कभी मतलब 100 चीजें होती है। नॉर्मल ह्यूमंस हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यस, इट्स अ ह्यूमन थिंग। स्टिल वी डू। एक चीज बड़ी अच्छी है कि जब एक्सप्रेस न्यूज पे ये शो शुरू हुआ तो उस वक्त इस टाइप का कोई शो हो नहीं रहा था एक्सप्रेस टीवी पे, किसी एक और चैनल पे हो रहा था। वी हैड अ वेरी काइंड ऑफ टाइट कंपटीशन। हमने उसको कम्पीट किया, हमने उसको बीट किया विद द टाइम। कभी हम बहुत ज्यादा देखे गए, कभी हम कम देखे गए। दोनों सूरतों के अंदर जो अच्छी चीज रही वो ये रही कि हमारी कमिटमेंट या हमारी जो रेजिलियंस है वो कभी कम नहीं हुई। वी ऑलवेज ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, चाहे आप हमें 10वें नंबर पे रेटिंग्स के अंदर रखें या टॉप पे रखें, दोनों सूरतों में हमने अपना काम बेहतर करने की कोशिश की और इंशाल्लाह आगे भी। अब तक ये सफर चल रहा है। हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं, खुसूसी तौर पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो कि हमारे शो की जान है, जिनकी वजह से हमारे शो की काफी हद तक पहचान बनी। फिर वकार मलिक साहब जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ प्रोग्राम्स, उनके सारे जो ट्रैवल के सेगमेंट्स हैं, इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स हैं, ही वर्क्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। वकार मलिक साहब हो गए। फिर अभी मौजूदा जो हमारी लॉट है इसमें उफेरा हमारे साथ है, नमरा हमारे साथ हैं, सामबाद से फरियाल है और हमना हमारे साथ रही। इससे पहले हिना हमारे साथ रही। जितने भी हमारे लोग हमारे साथ रहे, तो सब को हम यकीनी तौर पे हमें याद करना चाहिए। और बैक एंड के लोगों के बहुत लंबे नाम है, एंड ऑफ कोर्स हमारी कैमरा की टीम, हमारी प्रोडक्शन टीम और जो इसके अंदर शामिल है। पीछे से हमारे बूम ऑपरेटर वाले भाई इशारे कर रहे हैं, एयाज साहब के, हम मेरा नाम नहीं लिया आपने, लेकिन जी बहुत आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और वही बात है कि सिर्फ ऑन स्क्रीन बैठ के बोलना इज नॉट द थिंग। बैक एंड पे जितनी मेहनत, जितनी रिसर्च, जितनी हार्डवर्क होती है, उन सबको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आपने बात की मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की और साथ साथ वकार अहमद मलिक की। तो वकार अहमद मलिक के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, ट्रैवलॉग्स जो हम कहते हैं ना, वकार भाई बहुत फिरंतों से हैं, तो वो फिरते रहते हैं और उन्होंने हमें पाकिस्तान इतने बेहतरीन अंदाज में, इतनी खूबसूरत जगह दिखाई हैं, मुख्तलिफ इलाके हमने देखे हैं। हम सोचते हैं कि उसकी कुछ झलकियां आपको दोबारा दिखाते हैं कि हमने कहा। चलो थोड़ा सा दिखा दें, झलकियां दिखा दें। शाम की लम्हा लम्हा उतरती हुई धुंध में सर झुकाए हुए घर के खामोश आंगन में बैठे हुए मेरी वामादा आंखों की जलती हुई रेत से एक बेपरते समंदर की आवारा लहरें अचानक उलझने लगी।
आपको विजर क्यों जाना चाहिए? अगर आप बहते पानियों, गिरती आबशारों और गाते झरनों को सुनने का शौक रखते हैं, अगर आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के गीत गाते हैं, तो यकीन कीजिए आप विजर के लिए हैं और विजर आपके लिए है। सफर है शर्क की कुछ झलकियां हमने आपको दिखाई। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए और इस दुआ के साथ ये सफर ऐसे जारी रहे और हम अपना बेहतरीन करने की कोशिश करते रहें। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं आज की वाकई बड़ी खबर। जी, बड़ी खबर में बात करेंगे पीडीएम जमातों का हुकूमती इत्तेहाद 16 माह के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और कौमी असेंबली कबल अज वक्त तहलील कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भेजी गई एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद कौमी असेंबली को तहलील कर दिया गया और वफाकी काबीना खत्म हो गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइस को आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत मंजूर किया, जबकि निगरान वजीर आजम की तकर्री तक शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। जबकि आइन के मुताबिक असेंबली के तहलील के 90 रोज में आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाने चाहिए, मगर ताहाल निगरान वजीर आजम का ऐलान नहीं हो सका। निगरान वजीर आजम के लिए गुज़िश्ता 3 दिन से वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी थी और अब फाइनली वो आज होने जा रही है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। राजा रियाज साहब विद शहबाज शरीफ साहब, क्या होगा अभी नहीं पता। मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर इत्तेफाक हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी के पास भी मामला जा सकता है, वहां भी इख्तिलाफ रहता है तो निगरान वजीर आजम इलेक्शन कमीशन मुंतखब करेगा, जैसे कि पंजाब का निगरान वजीर आला उन्होंने किया था। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ही ना करना पड़ जाए। मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर है, कल से आप देख रहे हैं, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस वक्त एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उनसे हम बात करते हैं। ये जो असेंबली ने अपना एक और टेन्योर पूरा किया, अगरचे के कल खुद शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि हमें आवाम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वी डिड, खास तौर पे जो आखिरी महीने 1.5 महीने के अंदर जो लेजिस्लेशन की गई, यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है और आने वाला वक्त बहुत कठिन होगा अगर उसके मंदरजात सामने आए और लोगों के लिए कोई सरप्राइजेस निकल आए कि ये क्या हुआ, ये तो हमें पता नहीं है। ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं इसी हवाले से। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आवाज आ रही? बिल्कुल, मुझे आवाज है। Thank you very much for joining us and सुबह खैर। Indeed it's a big day for Pakistan. I mean हमने बहुत कम ऐसे देखा है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद हम इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाए, लेकिन इस दफा वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत मुबहिम सी सूरत हाल है। इलेक्टोरल हमारा जो सारा सर्कल है वो डिस्टर्ब हो गया पंजाब की और केपी की असेंबलियां टूटने के बाद। आप ओवरऑल क्या तजिया रखते हैं इस दिन के हवाले से? इमरान, सबसे पहले तो इट्स अ बिग डे फॉर बोथ ऑफ यू आल्सो। मेरे बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह, ऑल लुकिंग प्लेजेंट फेसेस, प्लेजेंट मुस्कुराहटें और सबको आप खुश रखते हैं। अल्लाह ताला आप लोग हमेशा खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। सेकंड बात यह है कि देखें, बिल्कुल अगर देखें जो 16 साल में देखें तो आप ये पीडीएम क्यों आई थी, इनका क्या मकसद था, क्या वो अचीव कर सके या नहीं कर सके, रियासत को कुर्बान किया या अपनी साथ को कुर्बान किया। आई थिंक ये अगले इलेक्शन में अवाम अपने मैंडेट पे बताएंगे कि व्हाट हैव दे डन इट। बड़ाई करते फील के जो जिस लिए आए थे वो नहीं कर सके और अपने काम जरूर अपने सारे इंडिविजुअल जो थे पर्सनल सियासत बिल्कुल ठीक कर ली है, केस खत्म कर लिया है और उसके बाद आपने ईवीएम खत्म कर दी, ओवरसीज वोटिंग खत्म कर, राइट खत्म किए, आपने नैप काफी क्लिपिंग कर दिए और महंगाई का बहुत ज्यादा जोर हो गया जो आप खत्म करने आए थे, इकोनॉमी को रिवाइव करने आए थे। तो आई थिंक और उसके बाद जो सियासत नेगेटिव खास तौर पे सियासत नहीं करनी चाहिए थी। बहुत कोशिश की हुकूमत ने खास तौर पे इकोनॉमी रिवाइव करने की, जो एंड में जिस तरीके से आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने आपको बिल्कुल स्क्वीज करके आपसे वो बातें करवाई और जाते हुए बिल्कुल शायद खाकान अब्बासी ने ये बात ठीक की है कि जाते हुए जिस स्पीड से कोई 50-55 इन्होंने नए उसमें जो पास किए असेंबली के अंदर बिल्स, वो बहुत सरप्राइजिंग है कि ना आपने कमेटियों में भेजे, ना उन पर डिस्कशन हुई, आपने इवन कल के दिन में आप देखें तो लास्ट डे में मरीम नवाज ने औरंगजेब ने आप सेनेट में जाके जो है आपका अपना कैमरा का बिल पास करवा दिया, तो जिसको डिस्कशन नहीं। आई थिंक ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। और अब सबसे बड़ी बात है कि आप जब इलेक्शन में असेंबली टूटती है, अपने इलेक्शन एंटीडेट में करने हैं
مجھے ایک بار سمجھ نہیں آتی کہ عوام میں جا کے عوام کو کیا بتائیں گے. تو واٹ وی ہیو ڈن فار یو, کیا ہم نے ڈالر کو کم کیا ہے, یا ہم نے ڈیزل کم کیا ہے, یہ بجلی گیس کم کیا ہے, یہ مہنگائی کم کی ہے, انفلیشن کم کی ہے, واٹ ہیو وی ڈن فار پاکستان سوائے پولیٹیکل ٹرموائل کے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں کے اوپر جو لائکلی ہے کہ 6 سے 7 مہینے رہیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ نئے کانٹریکٹ آنے, اکنامک ریوائیو کی انویسٹمنٹ بہت آنی ہے, یہ ٹائم ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوگا. اور دین وی آل پرے کہ اس کے بعد جب بھی الیکشنز ہو, میری تو دعا یہ کہ سمپل میجورٹی کی گورنمنٹ آئے, تاکہ وہ آ کے بلیک میلنگ میں نہ آئے دوسری پارٹیوں میں اپنا اچھے مینیفیسٹو جو اس پہ کام کرے. سب ابھی آپ نے خود بات کی کہ obviously یہ جو آخری چند یا 1 یا 2 مہینے تھے, اس میں حکومت کی جانب سے کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جو عوام پہ کسی بم سے کم نہیں گرے, اور obviously اب الیکشن ہے, ٹیکر سیٹ اپ نے آنا ہے, کیئر ٹیکر نے, لیکن اس سے پہلے جب یہ الیکشن کیمپینز ہوں گی یا دیگر چیزیں ہوں گی تو ان کے پاس پریزنٹ کرنے کے لیے ایز یو سیڈ کہ ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جس پہ یہ اپنا ووٹ یا لوگوں کو بتا سکیں جی ہم نے آپ کو اتنا ریلیف دیا, کیونکہ پبلک تو اپنے انٹرسٹ کی چیز دیکھے گی, لیکن جو بظاہر پبلک انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس حکومت نے. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ ان کی الیکشن کیمپین بھی تو بڑی پھر مشکل ہو جائے گی, کیونکہ آگے آلریڈی اتنا مشکل کام ہے. جس وقت ایسے کہ ان کے لیے بہت عوام, دیکھیں آپ عوام میں جب جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, ووٹ مانگنے, وٹ ول یو سے کہ ہم نے 16 مہینے میں آپ کی ڈالر کہاں پر تھا 180 پہ, ڈالر 300 پہ, پیٹرول 150 پہ تھا, پیٹرول تقریباً 275 پہ, گیس 15 یا 20 روپے تھی 50 روپے, ٹھیک ہے, ہر چیز کموڈٹی آئٹم کی مہنگی ہو گئی. تو آپ اور پھر جاتے ہوئے لیو اے گڈ امپریشن, آپ نے 7-8 روپے بجلی بڑھا دی اور 20 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھا دیے, جس سے ابھی ان کے جانے کے بعد افیکٹ آنا ہے. اس مہینے کے اینڈ میں افیکٹ آئے گا جو مہنگی اور چیزیں ہوں گی, جب ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, ٹیوبویل کی قیمت بڑھ گئی, تو ظاہر ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی, تو اس سے کتنا فرق پڑے گا. اور ان کے بعد الیکشن سلوگن کیا ہوگا, آپ مینیفیسٹو کیا بناؤ گے. سیکنڈ یہ کہ ابھی آپ کو ایکسٹرا فرام یور پاکٹ کیا بتائیں جی یہ ہم نے کیا ہے, سوائے اینڈ میں بہت مشکل سے رو پیٹ کے آپ نے سب کچھ گیو اپ کر کے آپ نے پروگرام ریوائیو کروایا. تو اس کے بعد دیکھیں نا, اگر میں کہوں کہ کرنے کے لیے آج کل لگتا ہے اخبار کا مین پیج دیکھا کرے, ہم ہر اخبار کے اوپر ہاف پیج پہ ماشاءاللہ اشتہار چھپتا ہے کہ ہم نے تو دودھ شہد کی نہریں بہا دی ہیں. یس, اور سب سے بڑی بات ہے دیکھیں جو گھر میں آپ کر سکتے ہو نا کام, آپ کو پتا ہے عمران کے جو ایف بی آر کے اندر آپ کا 1 سال میں 2000 سے 3000 ارب کا ٹیکس چوری ہوتا ہے. 2000 سے 3000 ارب. آپ اپنی اسٹیٹ کارپوریشن جو پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل, ان پہ 800 سے 900 ارب روپیہ 1 سال کا آپ خرچ کرتے ہو. اگر آپ یہ اسٹیٹ کارپوریشن کو 50% بھی پرائیویٹائز کر دو تو آپ پہ یہ سارا پیسہ بچے گا. تو آپ کو پھر آپ 2000 ارب روپے جو ٹیکس چوری ہوتا ہے اس میں 500 ارب بچا لو, تو آپ کو آئی ایم ایف ورلڈ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل, اور یہ ویسے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل, ہم اور آپ کئی بار اس پہ بات کر چکے ہیں. ایک بڑا پوائنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا 2/3 میجورٹی والا. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو 2/3 میجورٹی والی حکومتیں سوٹ نہیں کرتی. اس وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی ایک پارٹی ضرور ہوتی ہے ہر سیٹ اپ کے اندر جس کے ذریعے رولنگ پارٹی کی لیگ پل کی جا سکے. ایسی مثالیں بھی خیر ملتی ہیں ماضی کے اندر, اور ایسی باتیں بھی ہیں, آپ کو معلوم ہے مجھ سے بہتر. آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی والی حکومت ہونا ضروری ہے, جو آٹونومس ہو, فیصلے کر سکے, اعتماد ہو, اور اس کو پتا ہو کہ میں نے جو پالیسی بنانی ہے وہ لانگ ٹرم چلے گی. تو کیا ہر حلقے میں یہ سوچ ہے اس وقت, یا پھر یہ محض میرا اور آپ کا ہی خیال ہے؟ نہیں, دیکھیں سمپل میجورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف سمپل ووٹ ہونا چاہیے کہ اپنی پارٹی کی آپ حکومت بنا لیں. 2/3 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر سکتے ہیں. سو اگر آپ سمپل میجورٹی بھی لے لیتے ہیں نا, اور آپ کو کولیشن میں جا کے دوسروں کی مدد نہیں چاہیے پارٹیوں کی, جیسے ابھی ہے 13 پارٹیاں 80 وزراء, ہر ایک کو کس طرح خوش کریں گے, تو آپ بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں. اگر آپ کی پارٹی آپ کے پاس 173 ووٹ ہے نا, تو آپ سمپل میجورٹی سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, اور آپ کو پھر اپنی جو اپنے مینیفیسٹو کے مطابق کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہاں کانسٹیٹیوشن اگر آپ نے امینڈ کرنا ہے, پھر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ آپ کو کرنے کے لیے, اور پھر دیکھیں گورنمنٹ پہ ٹوٹتی ہے جب آپ کی گورننس اچھی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں 3 چیزیں 4 چاہیے ہوتی ہیں حکومت چلانے کی, جس کو ہمارے میں فقدان ہے. نمبر 1 کہ آپ کی گڈ گورننس ہونی چاہیے.
اور سب سے بڑا ہمارے ملک میں فقدان ہو کہ اب میرٹ کو ہم نہیں لے کے چلتے ہیں, ڈیزرونگ لوگوں کو نہیں لے کر آتے ہیں. ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے ساتھ پوچھی کریں, کرپٹ ہو, خود بھی پیسہ کھائیں اور ہمیں پیسہ کھلائیں. نمبر 3, آپ کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کرپشن ہو تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. چاروں چیزیں نہیں ہمارے ملک کے اندر. دس از دا ریزن کہ پھر حکومتیں چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب, ان دا اینڈ کل شاہد خاقان عباسی نے ایک بات کی, اور وہ واقعی ایک الارمنگ بات بھی تھی, کہ انہوں نے کہا کہ جی موجودہ اسمبلی کو بدترین اسمبلی انہوں نے قرار دیا, اور کہا کہ اس قسم کی سیاست ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی, ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ بڑی افسوسناک ایک چیز ہے. اور پرائم منسٹر نے بھی کل, چونکہ آخری الوداعی خطاب وہ کر رہے تھے, لیکن انہوں نے اپنا ترقی کا ایک جو کہہ لیں پلان, روڈ میپ دیا کہ ہم اس طرح سے اگر آتے ہیں الیکٹ ہو کر تو یہ صورتحال ہوگی. سو ہاؤ ڈو یو سی شاہد خاقان عباسی اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی جو ہے نا, ہی از اے ویری ویری گڈ پازیٹیو پولیٹیشین, اور وہ بالکل صحیح بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اس اسمبلی میں سوائے انڈیویجول اسپیسیفک آپ نے قانون پاس کرے گی, آپ نے نواز شریف کو لانے کے لیے, آپ نے اس طرح کے سب کو لوگوں کو لانے کے لیے, آپ نے اپنے سارے کیسز ختم کروانے کے لیے, آپ نے سپریم کورٹ کے پاورز کو کم کرنے کے لیے, ان میں انکلوڈ کرنے کے لیے آپ نے وہ ساری چیزیں کی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جتنے یہ 16 سال میں عوام کے لیے اگر ایک بھی قانون سازی ہوئی ہے اچھی, آپ یہ الیکشن ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیں, ہر گھر کا اپنے عوام اپنا نمائندہ چن کے اسمبلی میں بھیجتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قانون سازی کرے گا, ہمارے لیے ایسے کام کرے گا کہ ہمیں آئندہ ہماری ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, فلاح بہبود کی, ہمارے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی, ہمارے لیے اوورسیز ڈپلومٹ کی جاب اپرچونٹی کے لیے کام کیا جائے گا. کیا 16 مہینے میں ایک بھی نہیں کام ہوا؟ ایسے ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اینڈ لیٹس ہوپ پاکستان بہتری آئے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں سے صرف ایک لائن کوٹ کروں. کل انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کم سے کم دن رات کام کر کے 10 سال مزید چاہیے اس ملک کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے, اور کچھ لوگ تو 20 سال کہہ رہے ہیں. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا. دس از واٹ اے فارمر پرائم منسٹر تھنکس اینڈ سے. پھر اکانومی کس ڈائریکشن میں ہم فیصلہ کرنے میں حق بجانے ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں, کل مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک تقریب منعقد ہوئی, جس میں پارٹی کے سلوگنز والی مختلف اشیاء کی نمائش کی گئی, اور مریم نواز نے ان اشیاء کا معائنہ بھی کیا اور ان کے لیے شاؤٹ آؤٹ بھی کیا. یہ انہوں نے پارٹی پرچم, نواز شریف کی تصویر, میاں دے نعرے بجن گے جیسے سلوگنز والی اشیاء متعارف کرائیں. یہ ایک کافی کپ ہے, شی سیز, اس میں کافی زیادہ گرم رہے گی. جس پر مریم صاحبہ سے ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں. مرچنڈائز ہے, یہ فون کور ہے, دیکھو دیکھو کون آیا, شیر آیا, شیر آیا. یہ بڑا ریلیونٹ ہے کیونکہ شیر واپس آنے والا لندن سے انشاءاللہ. یہ بھی فون کور ہے, شیر اقبالی فیر, یہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے انشاءاللہ کیونکہ اگلے الیکشن میں اٹ از گوئنگ ٹو بی شیر اقبالی فیر. یہ نوٹ بک ہے, دس از نوٹ بک PMLN, اور یہ شیر بنا ہوا ہے. تمام لوگ یہ کافی مگز اور یہ چیزیں خریدیں اور اس سے سپورٹ کریں. ہو سکتا ہے پاکستان میں تبدیلی آ جائے, کوئی پتہ نہیں, حالات بہتر ہو جائے, یو نیور نو. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جشن آزادی میں 4 روز باقی ہیں, یعنی کہ 14 اگست میں 4 دن باقی ہیں. آج 10 اگست ہے. ہر جانب یقینی طور پر ایک ایکسائٹمنٹ ہے, لوگ اپنے طور پہ تیاری بھی کر رہے ہیں, اور اس ایکسائٹمنٹ کا سب سے زیادہ کلر ہمیں رات کو سڑکوں پہ نظر آتا ہے, جو مختلف سڑکوں کو گرین کلر کی لائٹس کے ساتھ سجایا گیا, اور مختلف مونیومنٹ کی جو چیزیں ہیں وہ خاص طور پہ میں لاہور کی بات کروں, سڑکوں کے اوپر لگائی گئی ہیں. جناب, آج جو ملی نغمہ ہم نے آپ کے لیے چنا ہے وہ ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن. اوبیسلی ہم روز کی بنیاد پہ, روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ ایک ملی نغمہ شیئر کرتے ہیں, اس کی شاعری اور جو چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. تو آج کا ہم نے آپ کو ملی نغمہ سنا ہے. جی جناب, اور ہم 14 اگست کی بھی عمران نے اسٹارٹ میں بات کی, تو بچپن میں بڑی تیاری ہوا کرتی تھی, ابھی بھی بہت سارے بچے کرتے ہیں, لیکن اسٹل لاہور کی مارکیٹس میں 14 اگست کے حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. ہمارا جو سیگمنٹ ہے تڑکے تڑکے, اس میں سکندر بٹ مختلف بازاروں میں گئے ہیں اور وہاں کی تیاری دکھا رہے ہیں. السلام علیکم. ایکسپریسو تڑکے تڑکے کے ساتھ میں ہوں سکندر بٹ. 14 اگست قریب ہے اور شہر میں اس حوالے سے جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں. شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
में 200 में 200 में 200 में 200 में भाई 500 वाली का 200 500 वाली का 200 भाई। पिछली 14 अगस्त की निस्बत बहुत कस्टमर कम है हमारे पास, वरना इस जगह पे इतना रश होता है कि कस्टमर को टाइम ही नहीं मिलता। कौन सी चीज़ किस क्या चीज़ उसको दिखाएं। लेकिन इन हालात में हमें जश्न आज़ादी कैसे मनानी चाहिए? बस एक आधा शर्ट खरीद के भैजान। बस आपके बच्चों ने कोई फरमाइश की है? जी बहुत फरमाइशें हैं भैजान। इनके अलावा कौन कौन सी आप पूरी करनी है भैया? और आपने सारा कुछ ही लेके देना पड़ेगा। झंडा नहीं लेके देना? झंडा लेके देंगे भैजान। बच्चों की खरीदारी हो रही है 14 अगस्त के लिए, जी क्या परचेज करनी आई हैं आप? मैं बच्चों की इसकी फ्रॉक, अपने बेटे का सूट। महंगाई के में आपके इस 14 अगस्त की खुशियों में कोई रखना डाला है कि महंगाई तो है लेकिन शौक आपको पता है बच्चों के हमारे सबके एक ऐसे फेस्टिवल हैं जो मनाने चाहिए, तो उस हिसाब से तो बच्चों के भी आपको पता है, फिर हमारे हुए हैं तो बच्चों के भी इस हिसाब से फिर हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं। हालात तो अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शौक को खत्म कर लिया जाए। ये जी 14 अगस्त की एक और प्रोडक्ट 14 अगस्त बैंगल्स, अगर ये खुद तैयार करते हैं कि खरीदते रहते हैं? ये खुद बनाता हूँ मैं। पुराने वक्त की 14 अगस्त जश्न और आज के जश्न में क्या फर्क देखा आपने अपनी आंखों से? अब जरा ज्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इसमें भी बड़ी तेजी आती जा रही है, आबादी बढ़ रही है साथ साथ। आपको लगता है कि लोगों को महंगाई ने थोड़ा मुतासर किया 14 अगस्त के वाले से? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। ये देखिए जी, ये कोई 7वें 8वें अफराद हैं जो मुझे मिल रहे हैं, उनसे यही बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बहुत होगी, धक्के आ रहे हैं पीछे से, महंगाई होगी, बहुत होगी, लेकिन 14 अगस्त का जज्बा काम होने पे नहीं आ रहा। आपके बच्चों ने क्या क्या फरमाइश की आपको? बस फरमाइश कुछ चीजें ले दी हैं, कुछ ले रहे क्या क्या हैं। उन्होंने मांगा? बस उनको पाकिस्तानी झंडा हर बच्चे की जुबान पे तो होता है। पर्टिकुलर साइज भी बताया उन्होंने कि पापा मैं इतना बड़ा नहीं, झंडा मैं इसके चाहिए। साथ का लेके गया। मेरी बच्ची छोटी है 4 साल की। हाँ, उसको से यही पता है कि पाकिस्तान का झंडा चाहिए मुझे। लेकिन जी जश्न हो या ईदें हो, वाकई ये बच्चों के साथ अटैच होती हैं। बड़ी उम्र में तो हम लोगों ने सिर्फ फिक्रें ही करनी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपके हाथ में? ये झंडे पाकिस्तानी फ्लैग, ये कितने का बेच रहे हो? ये 30 के एक है, वो 50 के उठाओ, देखो ये इस चीज के ऊपर हमने बकायदा पूरा प्रोग्राम करना था कि हम अपने कौमी परचम को रिस्पेक्ट प्रॉपर नहीं देते। हाथ से गिर गया, जमीन पे गिर गया, बेटा दोबारा नहीं गिरना चाहिए, ठीक है? अगर गिर गया तो साफ कर देना। 14 अगस्त के अलावा दुनिया में क्या बेचते हो? नाले। वो वाली प्रोडक्ट बदल के तुमने 14 अगस्त की प्रोडक्ट ले लिया है। लेकिन बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स के साथ साथ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे नेशनल्स हैं ना, इन्होंने भी अपनी हैंड की प्रोडक्ट्स चेंज कर ली हैं। इससे पहले वो और तरह की एक्सेसरीज बेचते थे, अब 14 अगस्त के दिनों में उनकी प्रोडक्ट में जश्न आज़ादी की प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं। गुड लक। 100 ये क्या है? ये चाइना पॉप्स है, चाइना पॉप्स क्या होता है? ये पटाखे हैं नीचे फेंकते हैं। चाइना से कोई फायदा लेना है तो यार सी पैक का लो, तू चाइना पटाखे बेचने हैं। बच्चे राजी कर लो भाई। वर्ल्ड इज फॉर यू, यू आर नॉट फॉर द वर्ल्ड। तुम दुनिया के लिए नहीं हो बल्कि दुनिया तुम्हारे लिए है भाई। आपकी सोच बदले तो आपका आने वाला कल बदलेगा भाई। काम से मोहब्बत करने वाला शख्स कभी ने काम नहीं होता भाई। खूब दिल लगा के मेहनत करें भाई। आ गया शकर है, आओगे भी सीधे बदले हो जाओ भाई। आ गया चाइना, छा गया चाइना। गारमेंट्स वगैरह लोग खरीद रहे हैं 14 अगस्त के? जी जी बहुत ज़्यादा, इसमें हमारा हर साल का काम है ये, तो इंशाल्लाह बहुत शिद्दत से ये लोग खरीदते हैं बच्चों के लिए। लाहौर की मार्केटों में 14 अगस्त के करीब ही जब आम गारमेंट्स की दुकानें हैं, वहाँ पर एक फ्लेवर ऐड होता है कि वहाँ पर आपको ग्रीन रंग के गारमेंट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, जो कि पाकिस्तान डे के हवाले से होते हैं। दुकानदारों का मानना है कि महंगाई ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया है जश्न आज़ादी के प्रोग्रामों को और जश्न आज़ादी के फंक्शंस को, कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। ये आपने खुद बनाई है कि बड़ी बनाई लाए? ये मैं मार्केट से खरीदता हूँ और बेचने के लिए आया हूँ। 14 अगस्त की अब तक की जो सबसे स्वीट प्रोडक्ट मुझे नजर आई है वो ये है।
तो ये था आज का तड़के तड़के जश्न आज़ादी स्पेशल। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू इसमें कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तो क्रिकेट में कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तानी टीम का नाम फाइनलाइज हो रहा है 14 अक्टूबर के लिए वर्ल्ड कप का मुकाबला फाइनल हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो जिक्र है वो क्रिकेट से पहले भी मैं हॉकी का करना चाहता हूँ। कल वंस अगेन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान प्रोसीड करेगा एशिया कप को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया और सिर्फ बीट नहीं किया, 4-0 से बीट किया। हम ये भी नहीं कह सकते कि मुकाबला तो मेरे नातवा ने खूब किया। इसी हवाले से हमारे साथ बाज भाई मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उनसे जरा हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस कारकर्दगी दिन थोड़ा सा हम क्रिकेट को भी टच करते जाएंगे। बाज भाई गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो हॉकी के बारे में भी ऑफ एयर भी हमारी डिस्कशन चल रही थी, तुमने कहा ऑन एयर भी कर लेते हैं। बुरी परफॉर्मेंस रही काफी हमारी और लग रहा था वन साइडेड मैच है। कैसे देख रहे हैं आप? पाकिस्तान इतना बुरा क्यों खेला था हॉकी में? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के बच्चे जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिस तरह की फैसिलिटीज हमने उनको दी हैं, हाँ ये तो जिस तरह का पस मंजर हमारी हॉकी का रहा है और जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, उसके बाद मैं कहता हूँ जो बच्चे इस गेम में सरवाइव कर रहे हैं और इस गेम में अगर दिलचस्पी ले रहे हैं तो मैं कहता हूँ उनकी बड़ी मेहरबानी है तो वो ऐसा करते हैं। क्योंकि क्रिकेट में तो देखें प्रोफेशनलिज्म है, प्लेयर्स को अच्छे इंसेंटिव्स हैं उनके लिए, फर्स्ट क्लास के उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हॉकी वालों के पास, बेचारों के पास क्या है, अगर कुछ 2-4 नौकरियां इनके पास थी भी पहले से, वो भी खत्म, वो ये डिपार्टमेंटल गेम्स ही खत्म कर दी, तो अब वो बेरोजगार हो गए। अब इस सूरत हाल में जो बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ बड़े वो कमाल के लोग हैं, वाकई वैसे जहाज कर रहे हैं। तो इसकी सर्वाइवल के लिए ये 1-2-3 दिन का काम नहीं है। ओलंपियंस जो है वो अपनी लड़ाई छोड़े और गवर्नमेंट जो है वो बैकिंग दे, अदारे जो है उसके साथ मिले, प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्पोर्ट के लिए साथ आए, उसके बाद ये प्लेयर्स को फैसिलिटीज दें, उनका रोजगार जो है महफूज बनाए। एक तो कीरदार अकेडमी है, वो प्लेयर्स कुछ ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन वो सिंगल हैंडेडली वो खुद ही काम करते हैं। ये बच्चों को कहीं ना कहीं कितना कर लेंगे जब तक हुकूमत पढ़ा के थोड़ी बहुत जॉब्स भी लगा देते हैं उनको। अच्छा, ओके, तो चले फिर भी कोई इंसेंटिव है कि बच्चे हॉकी की तरफ आए, अदरवाइज क्या है पाकिस्तान की हालत। तो इसमें वो जितना भी परफॉर्म कर रहे हैं हम सबके लिए गनीमत है, क्योंकि जिन फैसिलिटीज के अंदर वो बेचारे खेल रहे हैं और जा रहे हैं, तो बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगा। सही, इस पे पॉलिसीज होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब जी क्रिकेट की तरफ भी आ जाते हैं। अफगानिस्तान और एशिया कप, कल इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्क्वाड का ऐलान किया और 22, 24 और 26 अगस्त को मैचेस हैं अफगानिस्तान के साथ श्रीलंका में। किस तरह से टीम सिलेक्शन को अगर हम डिस्कस करें, कैसी लग रही है आपको टीम सिलेक्शन ओवरऑल? अच्छा, टीम सिलेक्शन में एक है कि सऊद शकील जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है उसके लिए शामिल, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बैकअप प्लेयर के तौर पे शायद उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया श्रीलंकन कंडीशंस में, तो इन्होंने बेहतर समझा कि चले टीम के साथ हो तो वो ग्रूम होंगे। तो और इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ जाती है, कोई इंजरी वगैरह इस नौयत की हो जाती है, मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़ती है, तो वो एक सॉलिड टेक्निक वाले बैट्समैन है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको शामिल किया है। अदरवाइज बाकी टीम जो है वो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो दस्तयाब वसाइल हैं उनमें से बेहतर टीम सेलेक्ट हुई है। ठीक है, अब ये स्किल्स की और जो पावर हिटिंग की और जो इंडिया में जरूरत पड़ेगी उन पिचेस पे जो सूरत हाल हमें नजर आती है और जिस तरह से हमें खेलना चाहिए, तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो हमें सिलेक्शन है उसमें कोई इतने झोल नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर थे, थोड़ा सा बात हुई है, कल सवाल भी हुआ, फहीम अशरफ पे बात हुई थी, फहीम उसके बारे में इंजमाम से सवाल भी किए गए कि आपने उनको क्यों शामिल किया, क्योंकि वो 2 साल से क्रिकेट नहीं खेले, तो वो किस लिए कम। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं था। अच्छा, मोहम्मद नवाज जो है, शादाब है, असामा मीर है, ये स्पिन ऑलराउंडर्स हैं। ठीक है, तो इनकी इस खला को पूरा करने के लिए तो ये जस्टिफाइड आपके ख्याल में इंजमाम भाई ने ठीक बात की आपको लगता है? थोड़ा सा मुझे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात मेरे हैं, वो इसलिए है कि हमारे पास जो 3 मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ है, और वसीम जूनियर जो है वो उनके साथ स्पोर्ट के लिए है। तो स्पोर्ट अगर मौजूद है पेस बॉलिंग में, तो फिर एक और पेसर हमें नहीं चाहिए था, तो हम बेशक एक स्पिन ऑलराउंडर ले लेते बैकअप में, वो काम आ सकता था। एक वक्त में, सॉरी टू कट यू, जैसे अजहर महमूद थे या अब्दुल रज़ाक थे, इनकी बड़ी हेल्प मिलती थी पाकिस्तान को नीचे जाके, अगर मारना पड़ जाता था या 30-40 रन करने पड़ जाते थे,
तो वो एक हेल्प मिलती रही है बार। आप वो कह रहे हैं कि वो कमी स्पिन ऑलराउंडर से पूरी हो सकती है, जैसे शादाब बड़ी अच्छी बैटिंग करते हाँ जी, हमारे पास स्पिन सलमान अली आगा इवन स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, इफ्तिखार अहमद को आप मिडल में लेते हैं तो वो भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो हम एक सॉलिड बैट्समैन भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि पिचेस और कंडीशंस इंडिया की ऐसी नहीं है कि आप वहां पे 4 पेसर खिलाएंगे, ओके, ठीक है, 3 पेसर भी इवन नहीं खिलाएंगे, तो स्पिन ऑलराउंडर्स ज्यादा खेलेंगे तमाम टीमों की, वैरायटी ज्यादा चाहिए। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मैं अभी सॉरी वो देख रही थी, पाक भारत मैच फिर रीस्केड्यूल कर दिया, ये कर क्या रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले वेन्यूज पे मसले हैं, फिर डेट्स पे मसले हैं, अब फिर 15 की बजाय 14 को होगा, ये क्या मामला है? होटल वालों की सेल पता नहीं क्या कर रहे हैं, दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है कुछ समझ नहीं आ ठीक है, लेकिन इतने बखेड़े हैं और इतना सरमाया है कि संभाला नहीं जा रहा। वो इन्होंने शेड्यूलिंग इस तरह की है इंडिया ने, ये बड़ी थोड़ी सी डीप बात है, इन्होंने शेड्यूलिंग इस टाइप की है कि इंडिया को तमाम मैचेस जो हैं वो उस तरह की कंडीशंस में मिले जो उन्हें चाहिए, इसी तरीके से वो ट्रॉफी जीत ले, इसी तरह से हमेशा ऐसे ही करते। यानी ऑस्ट्रेलिया से वो स्पिन में पे खेले, इंग्लैंड से वो स्पिन विकेट पे खेले, और अफगानिस्तान से वो फास्ट विकेट पे खेले, पाकिस्तान से वो डेड विकेट पे खेले। तो इस तरह की उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की है, और पहले तो उन्होंने अपने मैचेस शेड्यूल किए हैं कि जी हमें फलां हरीफ के साथ फलां वेन्यू पे खेलना, वैसे ही रख ले ट्रॉफी, तो वैसे ही इंडिया रख ले। उसके बाद आ गई बाकी लोगों की बारी, तो उसमें उन्होंने फिर जब उनको शेड्यूल किया तो उसमें पड़ गए उनके तहवार। मुझे ऐसा लगता है बाद में लाइटर नोट, पहले वो स्केड्यूल करते हैं कि इंडिया को जिताना कैसे, और फिर करते हैं पाकिस्तान को हराना कैसे, फिर बाकी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह के बारे में सोचते हैं कि अपनी टीम्स का क्या किया। तो वो क्योंकि मनमाने फैसले पहले तो उन्होंने कर लिए, अब उसके बाद फिर पड़ गई नवरात्रि, और उसके बाद पड़ गई काली पूजा, अब वो पीली पूजा के आने से पहले वो पाकिस्तान में मैच कराने वाले। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बास रजा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अब मौजूदा सूरत हाल जी जो क्रिकेट की है उस पर हम तज्जिया देते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जी आपको खुशामदीद करेंगे। सेगमेंट पर जाने से पहले हमने सोचा कि बहुत बातें कर ली हम कुछ खाएंगे, और खाने के लिए क्या होता है, खाने के लिए किचन में खाना पहले बनाना पड़ता है। अक्सर मेल्स हजरात को, मेरे जैसों को नहीं बनाना आता, लेकिन जो हमारे शेफ है ना वो बहुत ही कमाल के शेफ है और बहुत अच्छा खाना मौजूद है। अहमद, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हूँ मैं, आप सुनाएंगे? माशाल्लाह धुएं निकल रहे हैं, इसका मतलब ये कि चूल्हा जल रहा है। क्या बन रहा है भाई आज? आज हम एक्सप्रेसो में जो है एस्प्रेसो बनाने जा रहे हैं, कोल्ड एस्प्रेसो। ठीक है, और आज हम सीक्रेट रिवील करेंगे, ये जो बग्स है और जो बरिस्टा की कॉफीज होती हैं, इनमें जो सिरप यूज करते हैं, कैसे हम सेम कॉफी अपने घर में बना सकते हैं। क्या बात है। बग्स और ब्रिस्टा तो यहाँ पे है नहीं तो हम इधर पाकिस्तान में रहते हुए उनको कैसे बना सकते हैं, और बहुत इजी मेथड है और जल्दी जल्दी बन जाता है। जबरदस्त है। मतलब अपने काम शुरू करें, हम दोबारा से आपकी जानिब आएंगे। और ये जो कॉफी की बात करें, बहुत सारे कॉफी लवर्स मिस करते हैं उस चीज को, तो आज अगर जो सीक्रेट रेसिपी रिवील होने वाली है, और साथ साथ आज एक्सप्रेसो में ही एक्सप्रेसो बन रही है आज आपकी एस्प्रेसो इन एक्सप्रेसो, दैट्स अमेजिंग। और जितना वर्क स्ट्रेस है ना लोगों के ऊपर, भाई कॉफी से काम चलाइए बजाय इसके कि आप स्मोकिंग वगैरह की तरफ जाए। कॉफी इज द बेस्ट। क्या आपसे कहना चाहिए? दवाई महंगी भी बहुत है। चले खैर जी, सेगमेंट आपको दिखाते हैं सफर शर्त, क्योंकि दूसरी सबसे अच्छी दवाई आपके लिए ट्रैवलिंग है। अगर आप कर पाए, नेचर के करीब रह पाए, हम हर किस्म की दवाई आपको वर्चुअल देते हैं, तो फिर भी आपको मर्ज ठीक ना हो तो हमारी गलती नहीं है। वादी के इलाज का जिक्र है, खाना बदोशों का जिक्र है, और यहाँ पे खाना बदोश बच्चों का स्कूल चलाने वाले फराज यूसुफी से आज वकार अहमद मलिक साहब मुलाकात करा रहे हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफर इरशाद। गुज़श्ता किस्त में आपने एक स्कूल देखा था और उस पर बड़े प्यारे बच्चे देखे थे, 2 बच्चों का झगड़ा भी हुआ था। उसके बाद वो जो बच्चों की गुफ्तगू थी वो क्या कमाल थी। उन जो स्कूल था, वो जो छोटा सा स्कूल है, स्कूल एक कमरे में जो गुज्जर ट्राइब जो है उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो जो घर है, वो जो स्पेस दी हुई है, वो जो टीचर है यहाँ पे, तो ये तमाम जो मामलात हैं, ये फराद यूसुफी साहब हैं, बेसिकली फॉरेस्टर हैं। हम इनसे जंगलात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर पहले उस स्कूल के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फराद साहब से हम बात करेंगे। इस स्कूल पाकिस्तान का एक मासूम तरीन और खूबसूरत तरीन स्कूल है जो कि एक्चुअली आपका घर है, तो ये इसके पीछे क्या आइडिया है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चों की एजुकेशन तक रसाई का है। हमारा इलाका चूंकि चित्राल तो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, आबादी उसकी फैली हुई है दूर दूर तक, इधर उधर पहाड़ों पे है और अक्सर नदी नालों के उस पार इधर उधर जाना पड़ता है। तो इस हवाले से ज़्यादातर बच्चे जो अक्सर खाना बदोश लोग होते हैं, वो आकर जो अभी अभी सेटल हुए हैं, सेटल एरियो में आकर उन्होंने अपने घर बनाए, तो उनकी बच्चों की अक्सर रसाई स्कूल तक नहीं है। और इसकी मेन वजह यह है कि कुछ जगह दुश्वार गुजार है और कुछ नदी नालों क्रॉस करना पड़ता है, फिर तूयानियाँ, फिर मौसम की ख़राबी, इस वजह से वो बच्चे वो वालिदैन भी इतनी तवज्जो नहीं देते बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने। बिल्डिंग बनाना, फिर उसके लिए जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम है वो सेट करना, सेटल करना, ये तकरीबन हुकूमत के लिए हर जगह नामुमकिन सी बात है। तो इसको पूरा करने के लिए घरों में एलिमेंट्री एजुकेशन ने घरों में टीचर्स हायर करके बच्चों को नर्सरी क्लासेस से उन्होंने शुरू किया हुआ है। 20-21 बच्चों का एक क्लास रूम होता है, उसमें एक टीचर वो रखते हैं। अगर क्लास की तादाद बढ़ जाए 40-45 तक हो जाए तो फिर उसके लिए 2 टीचर रखते हैं। तो सर ये होता है कि आपका तो क्योंकि बुनियादी तौर पे ताल्लुक फॉरेस्टर हैं आप, और जंगलात के हवाले से बताएं कि हमारा रवैया बुनियादी तौर पे जंगलात के हवाले से क्या है और आपको क्या दिक्कत पेश आती है, क्योंकि पाकिस्तान में जंगलात अगर कोई हैं तो वो इसी रीजन में है जिसको हम नॉर्थ कहते हैं। तालीम की कमी है, हमारी पसमानदगी ने अभी हमें इस हाल तक पहुंचा दिया है कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है। अभी हम नासमझी में हमने अपना बहुत कुछ खो दिया है। तो हमने इसी तरह अपने जंगल जो हमारा कीमती असासा है वो भी अभी तक हमने बहुत कुछ खोया है। पाकिस्तान में पहले से जंगलात की बहुत कमी है और आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। तो आजकल ये है सर कि जैसे कि आपने कहा कि क्या रुझान है, तो रुझान ये है कि ये एक बुनियादी ज़रूरत है दरख्त इंसानों की। तो इस बुनियादी ज़रूरत का अल्टरनेट जब तक लोगों को इसका अल्टरनेट मैसर ना हो तब तक ये थ्रेट रहेगा, दरख्तों एक तो खतरा रहेगा। इसको एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल है, ये तो आपका इशारा उस साइड पे, एक कमर्शियल इस्तेमाल है, एक अशराफिया भी बहुत सारी लकड़ी जो है उसका भी बड़ा दिल करता है कि यहाँ पे देवदार की इस तरह की लकड़ी जो है वो ले जाए। ये और तरह के मसाइल है ना, एक ईंधन का मसाइल है, ईंधन के अलावा भी तो मसाइल है। हमारे चित्राल के जितने भी जंगलात हैं सर, ये बहुत कीमती दियार के जंगलात हैं। तो इसको जो भी देखता है सबकी यही ख्वाहिश मन ललचाता है कि मुझे भी दियार का कोई टुकड़ा भी मिल जाए, मैं अपने घर ले जाऊं, उससे दरवाजे बनाऊं, फर्नीचर बनाऊं। तो इस हवाले से आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है सर कि अशराफिया जितना भी हम कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे माहौल का मसला है, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक के दिल में ये ख्वाहिश, चाहे वो जिस उहदे पर भी है, जिस पोजीशन पे भी है, उसका दिल ये लकड़ी की तरफ लगा रहता है। और जुबान की जो शायरी है, इस शायरी में भी महबूब नाराज़ी है स्टिल? सर यही सेम है, जैसे हमारी उर्दू, जैसे हमारी मशरक़ी शायरी है, वही हमारी ख्वार की शायरी है कि हम महबूब को ही राज़ी करने के लिए महबूब से ही हमारा खिताब होता है, वही हमारा मुखातिब है। बिल्कुल ये भी वही ओमानवी शायरी चित्राल में। ख्वार की अगर कोई थोड़ा सा कुछ बता दें, अपनी कोई शायरी या कोई और उसका थोड़ा तर्जुमा बता दें। सर मैं अगर ख्वार में उसके तो अल्फाज पढ़ लूँ तो मेरी मजबूरी है कि मैं कभी शायर, हाँ मैंने ये वारदातें की हैं, मैं इसका इकरार करता हूँ कि मैंने शायरी की कुछ, लेकिन उसके बाद सर मैंने तकरीबन यूँ समझ लें कि मेरी कोशिश ये रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नसर में, ख्वार नसर में, चूँकि शायरी मुझसे बड़े अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। नसर में भी आप बड़ा अच्छा काम इस हवाले से कर रहे हैं कि लोगों में स्पेस साइंस के हवाले से और साइंसी रुझानात के हवाले से बहुत अच्छी आगाही फैला रहे हैं। हाँ सर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को पहले जो हमारे तवहुमात का जो ज़माना था, जो हम कायनात के या अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के मुतालिक जो हमारे नज़रियात थे,
वहाँ से शुरू करके मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जदीद नज़रियात के आजकल हम आकर स्पेस में अभी जो उससे निकल कर हम हबल टेलीस्कोप से निकल कर अभी जेम्स वेब तक हम पहुँच गए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे मौज़ूआत को भी ख्वार नस्र का हिस्सा बनाऊँ, मौजू बनाऊँ। ख्वार की कोई चीज़ भी सुनाई, शायरी कोई शेर सुना। ज़ुर्ब शामा गीती हर दिया तगम ओशोनी बस टुम्बू क्यों गे चागुया की शबनम ओशोनी बस क्या हुस्न को मन क्या रे खफा लाए शब होई रगेश्ती रिपी गेश तो पूर्णम ओशोनी बस। सर ये ख्वार के दो अल्फाज की मेरी शायरी मुझे याद आ गई। अक्सर मुझे याद भी नहीं रहते मेरे अशार, तो इसका अगर तर्जुमा करूँ तो इसकी शायरी नहीं रहती, वो मज़ा उसका नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कहता है कि शाम के धुंधलकों के साथ ही तेरे गम ने आकर बसेरा कर लिया था। वाह 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 वाह, इसका तो तर्जुमा ही कमाल। ये शाम दिल में आकर धुंधलकों के साथ ही तेरे गम ने आकर दिल में बसेरा कर लिया था। इनका बसेरा ऐसा था जैसे कि शबनम फूल के अंखड़ियों में जैसे बसेरा कर लेता है रात के वक्त। तेरे गमों ने भी मेरे दिल में इसी तरह बसेरा कर लिया था। और मुझे नहीं मालूम कि ये लाए शब जो थी इसकी नाराजगी क्या थी, लेकिन सुबह में जब उठ के देखा तो इसकी आंखों में ये कतरे झिलमिला रहे थे। वाह 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 वाह। तो फराल साहब, आप इस तरह नसब लिखते रहिए, इस तरह शायरी करते रहिए, इस तरह आगाही फैलाते रहिए। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और नाजरीन ये देखिए कि टूरिज्म, ये ट्रैवलिंग का ये कितना बड़ा ये मतलब आपको ये चीज़ हासिल होती है कि जब आप इन वादियों में, इन जगहों पे जाते हैं, कितने बड़े बड़े किरदार आपको मिलते हैं। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था जब ये मैंने सफ़र शुरू किया था मोटरसाइकिल पे कि फराद साहब से मुलाकात होगी। इनका घर बहुत खूबसूरत है, हम आपको दिखाते रहे हैं इस गुफ्तगू के अंदर। और ये बिल्कुल साथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत नाला बह रहा है। उसकी जो पूरी रात जो है उसकी आवाज़ आती रही और बहुत खूबसूरत सुबह है इस वक्त। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे सफ़र शर्त की जो अगली एपिसोड है उसमें किसी नए मौजू के साथ, नए कैलाश वैली के हवाले से किसी खूबसूरत तरीन किसी नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सफ़र है शर्त। बैक टू एक्सप्रेसो बात करते हैं, कुछ बदलते हैं मौसम के हवाले से। मौसम बदल रहा है तो कल भी हमने जिक्र किया था कि जो ये तीसरा स्पेल है मानसून का, ये एंटर इसमें हम हो चुके हैं। इससे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान है। कुछ जगहों पे हुई भी है कल बारिश, इनफेक्ट लाहौर में भी हुई है। सो माहौल के साथ साथ जो इंसानी जिस्म है ये भी मुतासर होता है, खासतौर पर हमारी स्किन पे बड़े असरात मुरतब होते हैं। और जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट कोविड के बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसने जन्म लिया है, चेहरे से हटके भी, बाकी पूरी स्किन के ऊपर भी। तो हमने कहा जरा इस पे बात कर लेते हैं कि क्यों हो रहा है और इसकी सोल्यूशन क्या है अगर आप किसी किस्म के बिल्कुल स्किन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं इस मौसम में, तो बहुत सारे लोगों को इशू होता है। डॉक्टर महविश हसन हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महविश। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर महविश, सबसे पहले तो हम इस बदलते हुए वेदर की बात किए। ऑब्वियसली मॉनसून के अंदर बहुत सारे लोगों को स्किन इश्यूज उनके ट्रिगर भी होते हैं, कुछ हो भी जाते हैं। सो पहले तो स्किन इश्यूज को हम क्या क्या मसाइल हो सकते हैं लोगों को स्किन? देखिए स्पेशली अगस्त में जब रेनी वेदर बहुत ज़्यादा है और अनप्रिडिक्टेबल, तो हम नहीं कहेंगे बिकॉज ऑफ वेदर फोरकास्ट अगर आप डेली बेसिस पे देखते रहें तो इट्स प्रिटी अप टू द मार्क, तो आपको आइडिया हो जाता है कि बारिश कब होनी है। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स सनी एक्सपोजर आपको होना है आपकी स्किन को। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स आएंगे वो डलनेस ऑफ कॉम्प्लेक्शन आएगा एंड एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आएगा। इन बॉडी में आ जाए तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस जन्म लेते हैं बहुत ज़्यादा, फिर आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अगर आप उनको ट्रीट नहीं करते। और उसके बाद नेल्स में फंगस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए कुछ टिप्स हैं जो स्पेशली इस मौसम में डेफिनेटली लेनी पड़ेंगी, जो कि रूटीन में हमें नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि क्या? नंबर 1 के सन एक्सपोजर हमें हो रहा है अगर, तो हमने सन ब्लॉक तो नहीं छोड़ना। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि पसीना आएगा, सन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा लेयर लगेगी, तो सन ब्लॉक आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि मॉइस्चराइजर ऐसा ले लें जिसमें SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है 30 या 30 से अबव वो मौजूद हो, तो वो आपको एक जो एक्स्ट्रा मेसी लेयर लगती है, ग्रीजी लगती है, वो आपको फील नहीं होगी अगर आपके मॉइस्चराइजर में सन ब्लॉक है। दूसरा, आपने रूटीन में हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपने 1-2 दफ़ा मोर देन इनफ होता है अगर आप फेस वॉश कर लेते हैं। इस मौसम में आपने 3 to 4 टाइम्स फेस वॉश करना है। whenever you feel
कि स्वेटिंग हो गई है या आप जिम से वापस आए हैं, पसीना आया फॉर वट एवर रीजन, या बारिश में भीग गए हैं, तो वो बारिश का पानी चेहरे पे नहीं रहना चाहिए मोर देन फ्यू मिनट्स। तो अगर आपको करीबी कोई भी क्या इम्पैक्ट होता है? बिकॉज उसमें टॉक्सिन्स होते हैं। Okay. तो अगर आप भीगे हुए हैं और आपने कपड़े भी चेंज नहीं किए या आप मजबूर हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें फिर तैयार हो जाएंगे स्किन इन्फेक्शंस होंगे। तो कोशिश ये करनी है कि फेस फ्रीक्वेंटली वॉश होना चाहिए विद एनी जेंटल फेस वॉश। ठीक है। हमारी डाइट को लेकर या जो हमारा वाटर इनटेक है या फूड इनटेक है, इसको लेकर क्या एहतियातें हैं विच एक्चुअली कैन हेल्प अस हमारी स्किन को बेहतर रखने के लिए? डेफिनेटली इसमें क्योंकि जो हब्स का मौसम है, बेसिकली ह्यूमिडिटी हाई है ना, तो हमारा जो स्किन है वो ऑयली भी रह सकती है एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ड्राई भी होगी। तो ये हमने दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। हाइड्रेशन हमें बहुत अच्छी करनी है बिकॉज स्वेटिंग से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। पीपल जो रूटीन में डेली वॉक करते हैं उनका स्वेटिंग उतनी नहीं होती थी जितनी इस मौसम में हो रही है। तो वी नीड टू टेक अ गुड वाटर इनटेक इन अ डे। ठीक हो गया। इसके साथ साथ डॉक्टर महेश, ऑब्वियसली स्किन से बालों का भी एक ताल्लुक होता है, और बालों में इस वेदर के अंदर ह्यूमिड, जिस तरह आपने कहा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, हेयर फॉल ज्यादा शुरू हो जाता है मॉनसून के अंदर। सो इसके लिए आप क्या बताएंगे? इसके लिए नंबर 1 विटामिन डी डेफिशिएंसी का सबसे पहले ख्याल रखें। जो डेली हेयर वॉश करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हेयर फॉल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यू नीड टू वॉश योर हेयर बिकॉज एक्स्ट्रा ऑयल ग्लैंड्स हैं आपके स्कैल्प पे, सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर फेस पे एंड देन बॉडी पे। तो डेली अगर आप वॉश करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और करना चाहिए, बिकॉज ऑयल होगा तो तभी वहाँ पे फिर फॉलिकुलाइटिस जिसको हम कहते हैं, स्कैल्प पे भी दाने बन जाते हैं बहुत ज़्यादा और दे आर वेरी पेनफुल। अच्छा, आपने चूंकि इससे पहले जिक्र किया कि एक तरफ आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है या बहुत ड्राई हो जाती है, क्या ये दोनों टाइप्स एक टाइम पे भी एग्जिस्ट कर सकती हैं? आई मीन एट टाइम्स दिन के एक हिस्से में यू फील क्वाइट ऑयली एंड देन बहुत ड्राई हो रहा है, ऐसा भी होता है? डेफिनेटली हो सकता है। टी जोन ऑयली फील होगा और रेस्ट ऑफ द फेरिया विल बी वेरी ड्राई फेस, और उसमें ये होगा कि रैशेस या इचीनेस ये हो सकता है, और जो जहाँ पे टी जोन है वहाँ पे खास तौर पे नोज और चिन के पास एक्नी होगी। तो इस वजह से यू नीड टू डू द मॉइस्चराइजर, यू नीड टू वॉश योर फेस। आप अगर चारकोल मास्क यूज कर लें जिनका बहुत ऑयली हो रहा है तो दैट विल बी वेरी इज इट फॉर द मेल्स आल्सो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा, अभी बालों थोड़ा रफ होता है ना, इसलिए बालों की बात आप पहले करी थी, वो मैं चाहूंगी आप उसको कंप्लीट भी कीजिएगा। और सेकेंडली जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है बालों के लिए इस वेदर के अंदर स्पेसिफिकली, जो स्कैल्प पे आपने कहा ऑयल भी आता है, रोजाना वॉश करते हैं, बट शैम्पू में बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, कंडीशनर और मास्क हम यूज करते हैं, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन बताइए। यस, देखिए क्लेंजर जो भी आप कंडीशनर या मास्क यूज कर रहे हैं, डू एनी वन ऑफ देम, राइट? अगर आप डेली कंडीशनिंग कर रहे हैं तो फिर आप दावत दे रहे हैं कि डैंड्रफ होगी, एंड आई वुड एडवाइज कि आप ट्वाइस इन अ वीक कंडीशनिंग कर लें। मास्क कर सकते हैं, बट जो आपकी रूट्स हैं उससे आपने 1 to 2 इंचेस अवे ही रहना है। That's the whole idea to apply the conditioner and mask. अच्छा, और रूट्स पे अगर आपका लग रहा है ना तो फिर आपका जो इसमें सल्फेट फ्री शैम्पूज या सल्फेट के साथ, डू यू रिकमेंड कि ये वाले शैम्पूज का इस्तेमाल भी होना चाहिए? सल्फेट फ्री होना चाहिए। अच्छा, जो आम डू आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशली इस सीजन में कि सल्फेट फ्री हो शैम्पूज व्हिच आर कंटेनिंग कोलेजन and biotin in it, that would be very helpful. ठीक है। बच्चों की स्किन के बारे में मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज मदर्स क्वाइट दे आर क्वाइट कॉन्शियस, और बहुत सी मदर्स को पता नहीं होता है कि वो क्या करें। मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस बता दें स्किन की बच्चों को लेकर इस मौसम में, और फिर उसके लिए क्या एहतियातें क्या हैं? बिल्कुल, बच्चों को हीट रैश हो सकता है, चेहरे पे एक्जिमा हो सकता है, बॉडी पे भी हो सकता है, खासतौर पे जो फोल्ड एरियाज होते हैं आर्म्स के या लेग्स के, एंड दे आर क्वाइट इची, और उस पर फिर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को टाइमली नहीं दिखा रहे। सो आई वुड एडवाइज कि जैसे ये मौसम आता है मॉइस्चराइजेशन बच्चों की 2-3 दफ़ा होनी चाहिए, स्पेशली आफ्टर शावर। वेट स्किन पे डू अप्लाई होल लेयर ऑफ अ मॉइस्चराइजर, तो उससे प्रिवेंशन हो जाएगी किसी हद तक। अगर एक्जिमा हो गया है देन मॉइस्चराइजर विल नॉट हेल्प, देन वी नीड टू गिव देम अ टॉपिकल क्रीम जिससे कि एक्जिमा को हम नॉर्मलाइज करें, एंड देन वी शुड गो फॉर द मॉइस्चराइजर। वो हमारी सोसाइटी का सेक्टर या क्लास जो कि बिल्कुल ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, लेट्स सपोज दे कैन नॉट बाय एनी मॉइस्चराइजर और समथिंग, व्हाट इज अ नेशनल रेमेडी फॉर देम? वो क्या करें अगर वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं?
बिल्कुल दे कैन यूज ऑलिव ऑयल या एनी ऑयल स्लाइट लेयर ऑन अ वेट स्किन. Okay. बहुत ज्यादा लगाएंगे तब भी ग्रीजी हो जाएगा, और खुश्क पे लगा लेंगे इट वुड नॉट हेल्प, सिर्फ चिकनाहट होगी, हाइड्रेशन नहीं होगी. बहुत एक मिनिमल अमाउंट. Yes, the whole idea is कि शावर लिया है, वाटर को अब लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ अ लेयर. सो वो किसी भी चीज की होती है जो भी घर में अवेलेबल है, या जो आलमंड ऑयल है दैट इज क्वाइट गुड, वो आप कर सकते हैं, बच्चों में यूज कर सकते हैं. बेबी ऑयल्स और अब चीजें महंगी तो हुई हैं, बट डेफिनेटली बच्चों की चीजें थोड़ा बहुत स्किन आपको हाँ, करनी पड़ेगी. इन द एंड पानी का इस्तेमाल कितना जरूरी है स्किन और बालों के? ये तो थ्रू आउट द ईयर जरूरी है, बट हम एक्सेसिव वाटर इनटेक ना कर लें, बिकॉज दैट विल आल्सो गिव यू ब्लोटिंग, और वो वाटर रिटेंशन होती है तो वो फीमेल्स डोंट लाइक इट, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं. तो एक्चुअली 3-4 ग्लास इन अ डे डेफिनेटली होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो बेहतर है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महविश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इतनी अच्छी टिप्स दे दी हैं जी आपको. स्किन जितने मसाइल हैं ऑब्वियसली इस मौसम के अंदर ट्रिगर होते हैं, उनका सॉर्ट कैसे करना है ये हमने आपको बताया. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कॉफी मिलाएंगे आपको, एस्प्रेसो. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और हमारी किचन में कॉफी तैयार है. अहमद, क्या बन गया? हमारा जो है कॉफी लिकर बन चुका है, Okay. जिसे हम कॉफी शुगर भी कह सकते हैं. ठीक है. तो ये इसके अंदर सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि इसमें कॉफी है, 50 ग्राम 100 ग्राम ऑफ शुगर है, उसके बाद एक इलायची है जो है. कि टच देती है. जो मैं देख रहा था इलायची देसी की क्या तरह. साइंस थी? जरा देसी टच देती है ना, जरा हमारा जो दिमाग है हाँ, पाकिस्तानी का, इलायची वो वाली open चाय करती है. पाकिस्तानियों का दिमाग ओपन कर ही ना दे इलायची. अच्छा, ओके. तो ये मेरी कॉफी डेकोरेशन बन गई है. ठीक इसको है. मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जल्दी जल्दी आइस कॉफी बनाते हैं हम. ठीक है. तो इसके लिए 2 टेबल स्पून ऑफ कॉफी में डालूंगा. ठीक है. इसके अंदर, और ये कॉफी सिरप टाइप आप कह सकते जी हो. कॉफी डेकोरेशन. ठीक है. उसके बाद क्या है कि मैं इसमें क्रीम का बैरियर. अच्छा, सॉरी, वन थिंग, आपने इन तीनों चीजों को मिला के फिर आपने इनको चूल्हे पे रखा. कितनी देर के लिए? चूल्हे पे पकाया. कितनी देर के लिए? तकरीबन 10 मिनट. 10 मिनट. एक बॉयल दिया सिर्फ. Got it, got it. ठीक है. उसके बाद ठंडा कर लिया. ये हमारा 1 साल तक चल सकता है अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे. एक स्पून बार बार वो ना लगाएं, Okay. और धो के स्पून लगाएं, और एयर टाइट जार के अंदर अगर बंद करके तो रखें, आप 1 साल तक इसकी 1 शेल्फ साल लाइफ तक हम इसको Okay. ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं. वाओ. अच्छा, ये मैंने कॉफी डेकोरेशन डाली है, आइस है, एक बैरियर बनाएंगे क्रीम का. ठीक है. ठीक है, जो कि बड़ी अच्छी लुक देती है. और इसके बाद हम इसमें मिल्क पोर करेंगे. वाओ, बहुत फैंसी कॉफी लग रही है मुझे ये. ओह ठीक है. नाइस. इसी के साथ साथ अब मैं बनाने जा रहा हूँ फ्रेपेचिनो. ये हमारी आइस कॉफी हो गई है. ठीक हो गया. फ्रेपेचिनो बनाने जा रहा हूँ. ये देखिए, ये मेरे पास शेकर था. आप ब्लेंडर भी घर में कुछ भी है वो यूज कर सकते हैं. इसके अंदर मैंने कॉफी डेकोरेशन 3 टेबल स्पून ऑफ कॉफी डेकोरेशन डाली. ठीक है. क्रीम डाली, 1 टेबल स्पून ऑफ मैंने कंडेंस मिल्क डाला इसमें. Okay. और मिल्क डाला 1/2 कप, और आइस डाल के इसको मैं शेक करूंगा. तो ये जो है हमारी फ्रेपेचिनो तैयार हो जाएगी. अरे वाह, क्या बात है, वेरी क्विक ठीक है. एंड इट लुक्स रियली. अच्छा, इसमें कंडेंस मिल्क की वजह से बहुत वो एक यस, क्रीमीनेस आती है, एनहांसमेंट, रिचनेस देता है. तो ये जो है ये हमारी फ्रेपेचिनो तैयार हो जाएगी. नाइस. ठीक है. इसी के साथ साथ अब हम लास्ट पे बनाने जा रहे हैं आइस्ड मोका. ठीक है. तो ये कॉम्बिनेशन होता है कॉफी का और चॉकलेट का. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है कॉफी डेकोरेशन, इसमें कॉफी डेकोरेशन वैसे सब में 2 टेबल स्पून जाएगी, लेकिन इसमें 4 टेबल स्पून जाएगी फॉर अ ग्लास. ओके, ठीक है. 4 टेबल स्पून ऑफ कॉफी डेकोरेशन. इसी के साथ साथ हम इसमें आइस डालेंगे. ठीक है. वाओ, ये ज्यादा देर तक जगाने के लिए. यस. इसमें कॉफी एलिमेंट डाल मेक इट स्ट्रॉन्गर. और इसमें चॉकलेट सिरप हम डाल रहे हैं इसके अंदर. 2 टीस्पून. इट्स मौका, तो मौका के अंदर वैसे मौका, चॉकलेट मौका, होता है. yes. हाँ, मौका. गाना भी हमने मौका पाकिस्तान इंडिया का मैच आने वाला है. और इसके अंदर जो है हम मिल्क ऐड करेंगे. ओह नाइस, क्या बात है. ऐसी खुश शक्ल कॉफीज आपको भी मिलेगी. बेहतरीन. और इसको अभी हम पेटेंट राइट्स ले लेते हैं सारे अहमद से इसके, और फिर हम अहमद हमारे सारे
forms of coffee ready है. जी क्या बात है ये भाई. हमारी कॉफी रेडी है. मुख्तसर सा सवाल है मेरा सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर. क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है जो आपने बनाया? नो नो मैं क्योंकि बाय तो 1000 रुपए का ये कप मिलता है. आपको घर में ये 70 to 80 रुपीस पर सर्व. ओह माय क्या गॉड. बात है, लेस देन 100 इस महंगाई के दौर में कम इसी सालगिरह के ऊपर थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया. You're welcome. अहमद ने हमें बहुत जबरदस्त कॉफीज बता दी है जनाब, और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है. हमने आपसे कल फिर मिलना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. ख्याल रखिए.